नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. विद्यार्थी मित्र हो, आपण ऐकत आहात द पाटील सर CBSE अकॅडमी हे चॅनल. ह्या चॅनलवर या आधी आपण रस विचार ह्या प्रकरणाचे 2 व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. तर आजचा हा आपला 3ऱ्या क्रमांकाचा व्हिडिओ असून आज आपण रस विचार याचा उर्वरित भाग पाहणार आहोत. तो बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि आपको मराठी और हिंदी इन दोनों भी लैंग्वेज में मैं ये समझाऊं. तो चलो स्टार्ट करते हैं रस. चलो तर बघा या ठिकाणी काय दिलेलं आहे आपल्याला बघा. साहित्यामध्ये गद्य पद्य घटकांचा आस्वाद घेताना आपण अनेक रस अनुभवतो. देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो लिटरेचर रहता है उस लिटरेचर में कुछ गद्य रहता है, कुछ पद्य रहता है. गद्य यानी आपके जो चैप्टर रहते हैं ना वो रहते हैं गद्य में, और पद्य का मतलब पद्य यानी पोयम्स वगैरह जो रहती है उनको कहते हैं पद्य. तो जब हम यह गद्य और पद्य पढ़ते हैं, उनका आनंद लेते हैं, तो उनको पढ़ते वक्त हमारे मन में अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं. मतलब अगर हम कोई कॉमेडी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें हंसी आती है, अगर हम कोई सैड पोएम पढ़ रहे हैं तो हमें दुख होता है ना. तो आगे देखते हैं क्या बताया गया है. तो जैसी जैसी वो लिटरेचर की टाइप होंगी वैसे हमारे मन में ख्याल आते हैं. चलो आगे देखते हैं. गद्य पद्य घटकातून सफकलपणे व्यक्त होणारा आशय, 2 ओळींमधील गर्भितार्थ, रूपकात्मक भाषा, पद्य घटकातील अलंकार. चलो यह बहुत बड़ा सेंटेंस है तो मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाता हूँ. देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, गद्य पद्य घटकातून सफकलपणे व्यक्त होणारा आशय. मतलब क्या, यानी ये जो लिटरेचर की खासियत होती है, मतलब प्रॉपर वर्ड का इस्तेमाल प्रॉपर कंडीशन के लिए किया जाता है ना. तो ये लिटरेचर की खासियत होती है, यानी मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम मीनिंग बताने का काम लिटरेचर करता है. चाहे वो पोयम हो या कोई और प्रकार का लिटरेचर हो, उसमें मिनिमम शब्दों का इस्तेमाल करके हमको मैक्सिमम आशय को समझाने की कोशिश की जाती है. आगे देखते हैं. 2 ओळी मधील गर्भित अर्थ, यानी देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो लाइन रहती है लिटरेचर की, तो उन लाइन के बीच में जो छुपा हुआ मीनिंग होता है उसको बोलते हैं गर्भित अर्थ. जैसे कि आपको गजल पता होगा है ना, तो गजल के जो 2 लाइन होती है उनको शेर बोलते हैं. तो उन दोनों लाइनों में भी हमें बहुत सारा मीनिंग देखने को मिलता है ना. तो यहाँ पे बताया गया 2 ओळींमधील गर्भित अर्थ. आगे बताया गया है रूपकात्मक भाषा. तो आपको तो पता ही होगा कि लिटरेचर की एक खासियत होती है, वो क्या होती है, अलंकार, है ना. तो लैंग्वेज जो है वो अलंकारिक होती है, तो रूपक नाम का एक अलंकार रहता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है. पद्य घटकातील अलंकार. पद्य यानी मैंने पहले ही बोला कि जो पोयम्स रहती है वो पद्य कहलाती है, और जो चैप्टर रहते हैं वो गद्य कहलाते हैं. तो पोयम्स में अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है. सूचकता यानी वो हमें कुछ इंडिकेट करती है पोयम, है ना, उसका कुछ लेसन देने का मकसद रहता है, तो उसको बोलते हैं सूचकता, यानी कुछ इंडिकेट करना. प्रसाद. प्रसाद यानी उसका इजीनेस, है ना, मराठी में उसको सोपेपना कहते हैं, है ना. तो पोयम की एक खासियत होती है, पोयम इजी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा क्लिष्ट रही तो वो समझाने में मतलब मुश्किल हो जाएगा, और जब हमें पोयम समझेगी ही नहीं तो हम आनंद कैसे ले पाएंगे. प्रसाद. प्रसाद यानी सोपेपना. माधुर्य हे काव्य गुण पदोपदी प्रत्ययास येतात. मतलब पोयम में हमें सूचकता दिखाई पड़ती है, प्रसाद यानी सोपेपना दिखाई पड़ता है, माधुर्य यानी वो बहुत मधुर लगती है सुनने को, ये काव्य गुण हमें दिखाई पड़ते हैं. अब आगे देखते हैं. अर्थपूर्ण रचनांचा रसास्वाद घेण्याची कला आत्मसात झाली की त्यामुळे मिळणारा आनंद अवर्णनीय असतो. देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, अर्थपूर्ण रचनांचा यानी मीनिंगफुल जो क्रिएशन रहता है, मीनिंगफुल जो पोयम रहती है, एक बार हमको उसका आनंद लेने की अगर आदत लग गई तो जो हमें जो आनंद मिलता है वो हम वर्ड्स में कह नहीं सकते. इस तरह का आनंद हमें मिलता है, लेकिन कब मिलता है, जब हम उनके मीनिंग को समझ पाते हैं तब. अगर हमें पोयम्स का मीनिंग ही नहीं समझेगा तो हम उस पोयम को जस्टिफाई नहीं कर सकते, है ना. अगर समझो आपको कोई
पोयम समझ में ही नहीं आई तो आप नहीं कह सकते कि वो अच्छी नहीं है ना। तो इसीलिए उनका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है, और जब आप उनका मीनिंग समझेगा तभी आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। हाँ, भाषा समृद्धीसाठी रसा आस्वाद या घटकाकडे आवर्जून लक्ष देऊया। देखो, तो अगर आपको आपको अगर लगता है कि आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये रस, उनके मीनिंग पता होनी चाहिए, है ना। कि अगर आप कोई पोयम पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये पोयम में हम कौन सा रस हमें इस पोयम में दिखाई पड़ रहा है। ये शांत रस में है, मतलब किस रस में ये पोयम है, ये हमें पढ़ते वक्त समझ में आना चाहिए। अगर जब हमारी ये समझ में आता है तो उसकी मदद हमें हमारी लँग्वेज डेव्हलपमेंट में होती है। आगे देखते हैं। मनाला वैयक्तिक दुःखाची भावना जर साहित्यातून अनुभवाला आली तर तिथे करुण रसाची निर्मिती होते। देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है की मनातील वैयक्तिक दुःखाची भावना जर साहित्यातून अनुभवाला आली तर तिथे करुण रसाची निर्मिती होते। देखो, मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब जब अगर हम कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हमें उसमें जो रस निर्माण होता है तो उसको करुण रस बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। मनातल्या दुःखाचा निचरा विरेचन होऊन कॅथार्सिसच्या सिद्धांतानुसार कारुण्याच्या सहसंवेदनेचा अनुभव घेता येतो आणि या प्रक्रियेतूनच काव्याचा आस्वाद घेता येतो। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब हमें कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं तब हमें कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि चलो वो जो सैड सॉन्ग में जो गीत है वो हमारा ही है, ऐसा हमें लगने लगता है। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सहसंवेदनेचा अनुभव यानी हमें भी उसी के जैसा फील होना, इसको कहते हैं सहसंवेदनेचा अनुभव, है ना। आगे देखते हैं। तसेच वैयक्तिक दुःखाची भावना सार्वत्रिक होऊन तिचे उदात्तीकरण होते। देखो, मतलब समझो कोई सैड सॉन्ग गा रहा है और समझो वो सैड सॉन्ग जो है वो 100 लोग सुन रहे हैं, तब उस वक्त एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार होता है कि ऐसा लगता है कि वो जो अपने गीत में जो दर्द गा रहा है वो दुख उस अकेले का नहीं, पूरे सुनने वाले उसी में घुल मिल जाते हैं। उन सुनने वालों को ऐसा लगता है कि ये हमारा ही गीत गा रहा है, ये हमारे ही इमोशंस को व्यक्त कर रहा है, ऐसा होता है। तो इसी को कहते हैं वैयक्तिक दुःखाची भावना सार्वत्रिक होऊन तिचे उदात्तीकरण होते। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे आगे क्या कहा गया है। कोणतीही कलाकृती अभ्यासताना त्या कलाकृतीचा आस्वाद घेता आला तरच ती आनंददायी ठरते। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हम अगर कोई भी पोएम अगर सुनते हैं या कोई लिटरेचर हम पढ़ते हैं, अगर हमें उसकी मीनिंग समझ में आई तभी हमें उसमें मजा आएगा। अगर हमें पोएम का मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो हमें ना मजा आएगा ना हम उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। चलो आगे देखते हैं। एखादी कलाकृती दिसणे, ती पाहणे, ती अनुभवणे हे कलाकृतीच्या आस्वादाचे टप्पे आहेत। देखो क्या क्या बताया गया है कि एखादी कलाकृती पाहणे, ती अनुभवणे, है ना, ये तिच्या आस्वादाचे टप्पे आहेत। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बहुत अच्छी चीज देख रहे हो या ताजमहल देख रहे हो या कोई चीज देख रहे हो तो एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आती है, तब आप ये करते हो, है ना। अब आगे देखते हैं। केवळ डोळ्यांनी नव्हे तर मनाने कलाकृती अनुभवता आली पाहिजे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे दडलेल्या ओळींमधला अर्थ आपल्याला कळायला पाहिजे, त्याचा आनंद आपल्याला घेता आला पाहिजे, हेच या रस पाठाचे उद्देश आहेत। तर धन्यवाद मित्रांनो, या ठिकाणी आपण थांबूया। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका।